हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होगे। हम लोग काफी बातें डिस्कशन किया था। हमारा टॉपिक जो चल रहा था सेल के बारे में। सेल के बारे में हम लोगों ने सेल की थियरी को पढ़ा कि सेल का कंसेप्ट कैसे इवॉल्व हुआ, प्लस माइक्रोस्कोपिक के बेसिस पे हम लोगों ने सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को भी समझा। बेसिक इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि वो बातें जो कॉमन फीचर्स यानी कि हर एक सेल में लगभग देखने को मिल जाता है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। और इसका जो एक्सेप्शन था सेल मेम्ब्रेन, और जिसको बोलते थे सेल वॉल, अलग से कहीं कहीं सेल वॉल भी देखने को मिलता था अपार्ट फ्रॉम मेम्ब्रेन। इन बातों को भी डिस्कस किया हमने। न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस किया था, न्यूक्लियस के बारे में, और हमने जो है साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, साइटोप्लाज्म के बारे में भी डिस्कस किया था। सो इट्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। नाउ एक बेसिक बात हमें पता है कि अगर हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को पिक करें, चाहे कोई जानवर हो, चाहे एक पेड़ हो, पेड़ पौधा हो, चाहे कुछ भी, चाहे इंक्लूडिंग ह्यूमन, तो ऑर्गेनिज्म को आप देखोगे तो उनके अंदर कई अलग अलग तरीके के एक्टिविटी को फाइंड आउट करोगे, और ये एक्टिविटी परफॉर्म होते हैं ऑर्गन से। ऑर्गन से परफॉर्म होते हैं। ये ऑर्गन्स बनते हैं, ये स्पेसिफिक ऑर्गन जो स्पेसिफिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है वो बनते हैं सेल से। सेल बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू बनाते हैं ऑर्गन। इस तरह से ऑर्गेनिज्म बनता है। तो सेल जो है स्पेसिफिक एक्टिविटी, हर एक स्पेसिफिक एक्टिविटी जो उसका ऑर्गन है उसके लिए अलग अलग सेल है, और सेल के अंदर भी कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटी परफॉर्म रहती है। मतलब विदिन सेल मल्टीपल स्पेसिफाइड एक्टिविटी अकर्ड। कई अलग अलग तरीके के सेल के अंदर ही एक्टिविटी होते रहते हैं, तो इसको कोई तो करता होगा। तो जो सेल के ऑर्गन्स हैं, सेल के जो ऑर्गन्स हैं जो इन एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, उन्हीं को बोला जाता है सेल ऑर्गेनेल्स। अगेन हमने कई बार पढ़ भी रखा है, बट अगेन ऑर्गन का मतलब हो गया इसके जो भी टूल्स वगैरह हो गए। एल का मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है छोटा, स्मॉल। तो सेल के जो ऑर्गन्स है वो अपना स्पेसिफिक एक्टिविटी परफॉर्म कर, ऐसे मल्टीपल ऑर्गेनल्स है इसके अंदर भरे पड़े हैं। खास बात ये रहता है कि ये जो ऑर्गेनल्स हैं आपको प्रॉपर वे से सेपरेट मेम्ब्रेन में दिखेंगे। अगर ये सेपरेट स्पेसिफिक मेम्ब्रेन में दिखे तो आप बोल दोगे सर जी ये यूकैरियोटिक सेल के बारे में आप बात कर रहे हो। तो हम लोग मेजर इसी के बारे में बात करें, यूकैरियोटिक सेल से ही। तो ऐसे ये सेपरेट मेम्ब्रेन से घिरे रहते हैं, और जो भी उनका स्पेसिफिक फंक्शन रहता है, स्पेसिफिक फंक्शन, उसको ये परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे नंबर 1 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगेन नाम ऐसे ही नहीं पड़ जाते हैं, आप जब मैं इसके बारे में डिटेल डिस्कस करूंगा तो उसमें ही पता चलेगा। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब हो गया साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर। रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क, कुछ नेटवर्क जैसा है साइटोप्लाज्म के अंदर, इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया। मैंने मतलब जिन्होंने भी रखा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर दूसरा आपको देखोगे तो मिलेगा गोल्गी एपेरेटस। गोल्गी एपेरेटस का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, टूल्स। गोल्गी का मतलब होता है साइंटिस्ट के नाम पे। हर चीज में ऐसा लॉजिक नहीं रहेगा। तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था शायद कैमिलियो गोल्गी, और इसके बारे में डिस्कस भी किया था। इटली के थे कहीं के। थर्ड हम देखेंगे इसमें लाइसोसोम।
लाइसोसोम अगेन नाम पे जाओगे तो क्यों इसका नाम पड़ा? लाइसो का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉय करना, डिसॉल्व करना, लाइसो का मतलब। सोम का मतलब होता है स्ट्रक्चर, सोम का मतलब होता है स्ट्रक्चर कह लो, बॉडी कह लो, वट एवर यू वॉन्ट, जो भी कहना है कह दो। तो एक ऐसा बॉडी, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा है। किसको डिस्ट्रॉय कर रहा है तब देखेंगे जब पढ़ेंगे। फोर्थ, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटो का मतलब होता है यहां पे थ्रेड, धागा, कुछ थ्रेड के जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। कॉन्ड्रिया रिप्रेजेंट करता है ग्रेन, कुछ ऐसा ग्रेन, दाना जो बोलते हो ना आप, ग्रेन्स, जिसके अंदर थ्रेड जैसा कुछ दिख रहा है, धागे जैसा कुछ दिख रहा है। Oh, it seems like a mitochondria. So they give name like this. फिफ्थ हमें देखना रहेगा प्लास्टिड्स। अगेन प्लास्टिड का मतलब स्ट्रक्चर होता है, प्लास्टो स्ट्रक्चर, तो कुछ स्ट्रक्चर देखना रहेगा। सिक्स्थ हम देखेंगे वैक्यूल्स। वैक्यूल्स मतलब एम्प्टी स्पेस। तो देखते हैं कितना पॉसिबल चीजें हम लोग डिस्कस कर पाते हैं। जो भी पॉसिबल बातें डिस्कस, अगर जो बच जाएगा उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। तो ये समझ में आएगा। तो सेल ऑर्गेनेल्स में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिस्कस करना। इसको मिटाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि सेल को कंट्रोल करने का मेजर काम किया जाता है न्यूक्लियस के द्वारा। तो ये मेरा न्यूक्लियस है। अब हम लोग थोड़ा अंदर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सेल के अंदर न्यूक्लियस से रिलेटेड बातें डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारा न्यूक्लियस है। हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर है क्या? क्रोमोसोम, दैट इज डीएनए। डीएनए, ये रहा आपका डीएनए। और खास बात यह है कि कुछ भी ऐसे डीएनए न्यूक्लियस से बाहर आ नहीं सकता है। न्यूक्लियस से बाहर आता है सिर्फ और सिर्फ एक सर्टेन पोर्शन, सिर्फ हाफ पोर्शन। हमें पता है इसका अरेंजमेंट ए टी कुछ भी हो सकता है, जी सी ए टी सी जी टी, ऐसा कुछ हो सकता है। तो सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन अगर बाहर आया तो आगे का चीज हम बना सकते हैं, बाहर फिर एक नया बन जाएगा। ये वाला कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। टी जो है, ए जो है टी से अटैच होगा, ए सी जी टी ए जी सी ए, ये कंसेप्ट हमने पढ़ लिया था। लेकिन अब हमारा फोकस किस पे है कि जब इतना पोर्शन निकला इसके साथ क्या हो रहा है। हम लोग जनरली इसको जानते हैं आर एन ए, दैट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो मतलब शुगर, शुगर का मतलब ये हो गया CH2O के फॉर्मेट में ही होगा, इसी रेशियो में कुछ होगा। हो सकता है वो C100 हो, C100 H200 O100 समथिंग लाइक, हो सकता है C50 H100, ऐसे इस तरह से एक बड़ा ही लॉन्ग चेन के फॉर्मेट में होता है। तो इसको एक जनरल नेम दे देते हैं, इसको बोल देते हैं। जरूरी नहीं कि ये कुछ भी पोर्शन में आ सकता है, ठीक है। ये तो मान लो ये एक स्पेसिफिक हमने जो इंफॉर्मेशन जो करना था, जिसको हम लोग पर्टिकुलर मान लो जीन कंसीडर करते थे, जो फंक्शनल इंफॉर्मेशन रखता था, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इसमें से कोई भी पोर्शन निकल गया तो इसका एक जनरल नाम देते हैं, हम लोग बोलते हैं इसको राइबो। राइबो का मतलब हो गया शुगर, सोम का मतलब हो गया बॉडी, तो इसको बोला हमने राइबोसोम। तो इसमें से जो बाहर आ रहा है वो राइबोसोम, ठीक है। अब हो क्या रहा है, अब इसको समझो। अब जैसे ही ये बाहर आता है वहीं पे अटैचमेंट देखता है एक इस तरह का, इस तरह का कुछ अटैचमेंट। ड्राइंग मेरी बहुत बकवास है, इसलिए जज ना करियो दादा, ठीक है। थोड़ा सा इसको 3D टच देते हैं, 3D टच। तो
इसको कर देते हैं, सॉरी एक सेकेंड, इसको हम बना देते हैं बॉयल वाला स्ट्रक्चर, बॉल का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब ये अपीयर में कैसा दिख रहा है? अपीयरेंस में, अपीयरेंस, इसका अपीयरेंस लाइक जो हम देख के बस ऑब्जर्व करके इसको हम लोग पहचान रहे हैं। एक तो ये हमें जो है पाइप जैसा कुछ दिख रहा है, पाइप के जैसा, पाइप एंड शीट जैसा अरेंजमेंट कुछ दिख रहा है, शीट अरेंजमेंट, और सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए ये कैसा दिख रहा है? नेटवर्क जैसा। कैसा दिख रहा है? नेटवर्क के जैसा। हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, बस न्यूक्लियस के बारे में हमने बात कर रखा है, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये देखने मुझे नेटवर्क के जैसा दिख रहा है। तो मैंने, क्योंकि ये मिल कहां रहा है मुझे? साइटोप्लाज्म, इसके आसपास चारों तरफ क्या है? साइटोप्लाज्म बिखरा हुआ है। तो साइटोप्लाज्म में, तो मुझे ये कहां मिल रहा है? इनसाइड द साइटोप्लाज्म। तो एंडो, तो क्या है? एंडो, इनसाइड एंडो। प्लाज्मा, तो प्लाज्मिक, क्योंकि साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म के अंदर यानी कि इनसाइड साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक। नेटवर्क, नेटवर्क जैसा दिख रहा है, तो रेटिकुलम। रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क, कि कुछ साइटोप्लाज्म में कुछ नेटवर्क के जैसा है, सो वी कॉल इट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन शॉर्ट हम लोग बोलेंगे इसको ER। क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट? ER। अब हमें पता है कि जो न्यूक्लियस से जो बाहर आ रहा है उसका नाम हमने दिया है राइबोसोम। ठीक, अब राइबोसोम आया तो इससे अटैच हुआ, इसके पास गया सबसे पहले, तो यही जाएगा, है ना, इनके सरफेस पे ऐसे अटैच हुआ। जहां तक पहुंच सकता था। अच्छा, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, जब हम लोग बात करते हैं ये जो स्ट्रक्चर बाहर निकल के आ रहा है, इसके अंदर कई सारी चीजें, इसके अंदर अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अंदर जो है नाइट्रोजन ग्रुप भी है, नाइट्रोजन ग्रुप लगे हुए हैं इसके साथ, हमने देखा था, एडिनाइन, थाइमाइन, ऑल दीज थिंग्स इसमें अटैच है। ये जो है गुआनाइन, साइटोसाइन, नाइट्रोजन ग्रुप के साथ साथ इसमें जो है एसिडिक फॉस्फेट ग्रुप भी हमने देखा था। फॉस्फेट ग्रुप भी हमने देखा था। तो ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि अभी डिस्कस करेंगे, अभी समझ में आ जाएगा। ये क्लियर है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसका कॉम्बिनेशन नहीं है, इसमें कहीं पे नाइट्रोजन भी अटैच है, कहीं पे फास्फोरस भी अटैच है, तो बहुत सारी चीजें है ना। तो अब जब इसको ऑब्जर्व किया तो हमने देखा कि कुछ में तो राइबोसोम लगा हुआ है, कुछ में तो राइबोसोम लगे हुए हैं, और कुछ इसके कुछ पोर्शन पे नो राइबोसोम, कोई राइबोसोम नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं पे राइबोसोम लगा हुआ है, कहीं का मतलब पीछे से कंज्यूम होता आ रहा है आगे। तो जहां पे ये राइबोसोम लगा हुआ है, ठीक है, ये क्या बना रहा है? इनका इस्तेमाल करके प्रोटीन, इट फॉर्म, इसको बोलते हैं रफ, पहले तो इसका नाम समझ लेते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
जिस वाले पोर्शन पे इन पे राइबोसोम लगा हुआ उसको नाम दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहां पे नहीं लगा हुआ है इसको बोला गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी आगे वाला पोर्शन हमारा हो गया स्मूथ। ठीक है, अब ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये बेसिकली प्रोटीन फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? फॉर्म प्रोटीन। प्रोटीन फॉर्म कैसे करेगा? ऑब्वियस सी बात है, केमिकल सिंथेसाइज होगा उसमें, जो भी ये आ रहा है राइबोसोम सिंथेसाइज होगा, सिंथेसाइज मतलब केमिकली अरेंजमेंट होगा और एक प्रोटीन फॉर्म करेगा। प्रोटीन अगेन आप समझो, कभी कभी क्या होता है कि मैंने कहा ना विजुअलाइजेशन होना चाहिए। प्रोटीन का मतलब ये है कि इसके अंदर आपको अमीनो एसिड मिलेगा और इसके अंदर आपको मिलेगा कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल एसिड कह सकते हो। ये दो चीजें आपको देखने को मिलेगा। मतलब क्या हुआ? अमीनो एसिड का मतलब हो गया नाइट्रोजन का कुछ रहेगा, कार्बोनिल एसिड का मतलब ये हो गया COOH का कॉम्बिनेशन रहेगा। सी ये जितना अरेंजमेंट है इसमें आपको CHON इन्हीं सब चीजों का अरेंजमेंट इधर उधर रहेगा। अब बात होता क्या है कि उसी को हम लोग जो है अगर एक सर्टेन, जैसे मान लीजिए C50 है तो उसका कुछ और नाम है, C100 है तो कुछ और नाम है। कहने का मतलब ये है कि अगर वो बहुत ज्यादा लॉन्ग चेन है तो उसका फंक्शन अलग होगा, उससे थोड़ा सा भी शॉर्ट हुआ तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, उसका फंक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, स्मूथ ER बनाता है आपका लिपिड्स, यानी कि जब सारा का सारा यहाँ पे नाइट्रोजन और ये कंज्यूम हो गया, जो बचा हुआ ये लिपिड बनाना शुरू कर दिया। लिपिड ये भी लैटिन वर्ड लिपोस होता है। लिपोस का मतलब होता है आपका फैट या कह लो ऑयल। अब अगर मान लो आपने थोड़ा सा भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन अगर सुने होंगे, जैसे ये होता है आपका मीथेन, है ना। इसी कार्बन का जब नंबर बढ़ता जाएगा, ये गैस के फॉर्म में है, कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा तो ये लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, और यही और बढ़ता जाए तो फिर सॉलिड फॉर्म में भी हो जाएगा, जैसे वैक्स वगैरह। तो ये प्रोटीन बना रहा है और ये लिपिड्स बना रहा है। इनका काम क्या है? इनकी फंक्शनैलिटी अब हो, आप समझो इसको, इन सबके लिए रॉ मटेरियल एक ही है। अब ऐसे समझो, एक देखो बहुत ही थर्ड क्वालिटी का मैं एनालॉजी दे रहा हूं। जैसे मान लो किसी का नाम अनूप है, ठीक है, तो अनूप जब आपने ये शब्द सुना तो आपके माइंड में एक विजुअलाइजेशन आएगा कि जो है ये एक लड़का होगा, सारा उसका फंक्शनैलिटी भी है। अगर मैंने बोला किसी का नाम सिर्फ पी हटा दिया तो ये सिग्निफिकेंस चेंज हो गया पूरा, इसका जो इंटरप्रिटेशन है पूरा का पूरा चेंज हो गया। ऐसे ही ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक ऑक्सीजन हटा दिया तो उसका बिहेवियर चेंज हो गया, एक कार्बन हटा दिया तो फिर ये, तो इस तरीके से जो है कोई प्रोटीन बन रहा है, कोई लिपिड्स बन रहा है। क्लियर? अब ये दोनों ही चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जैसे ये दोनों ही मिलकर सेल मेम्ब्रेन बनाने में इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। इंपॉर्टेंट इट्स फॉर्मेशन, सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए, इसीलिए इसको बोला जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बायो मतलब लाइफ, जेनेसिस का मतलब ओरिजिन। मेम्ब्रेन को बनाने वाला ये दोनों पोर्शन है, प्रोटीन और लिपिड्स मिलके बना रहे हैं। प्रोटीन कहां से मिल रहा है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिपिड्स कैसे मिल रहा है? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बट कहानी इनकी यहीं पे खत्म नहीं होती है, कहानी इनकी और भी रहता है। तो इस वाले पोर्शन, इधर वाले साइड को मिटा रहा हूं मैं थोड़ा सा। प्रोटीन का एक और मेजर काम रहता है आपका, यही प्रोटीन जो है एंजाइम्स बनाता है। क्या बनाता है? एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होता है समझते हैं। इसी प्रोटीन की मदद से जितने भी एंजाइम्स बनते हैं, प्रोटीन हमारा क्या होता है? एंजाइम्स बनाता है।
पहले तो हम लोग इस शब्द को ओपन करते हैं, बाद में जो है इसके बारे में समझेंगे। शब्द का विजुअलाइजेशन हुआ क्या कि एन का मतलब होता है एनक्लोज्ड, यानी घिरा हुआ, इनसाइड कह लो, किसी चीज से घिरा हुआ। जाइम का मतलब होता है आपका यीस्ट, YE यीस्ट। यीस्ट का मतलब होता है फंगस, बेसिकली एक तरीके का फंगस। फंगस का मतलब जो फैले। तो यीस्ट का काम देखा गया, यीस्ट का करता क्या है, ये शुगर को ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है, शुगर को तोड़ के अलग कर देता है, शुगर को ब्रेक करता है। ब्रेक करेगा, बॉइल होगा, इस तरीके का, क्योंकि कभी भी एक बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो एनर्जी प्रोड्यूस होगा, खैर वो बात अलग है। तो शुगर को ब्रेक करे, इसी को बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, फर्मेंट का मतलब होता है बॉइल करना, ठीक है। तो ये यीस्ट जो है क्या कर रहा है, बॉइल कर रहा है। तो ये फोकस किया गया कि भाई जो ये लिक्विड यूज करता है ना, यही लिक्विड जो इनको ब्रेक करने में काम आ रहा है, और इसी लिक्विड को बोला गया एंजाइम, जो यीस्ट के अंदर है, जो इनसाइड द यीस्ट है, उसी को बोला गया, नाम दिया गया एंजाइम्स। ना ये करता क्या है, ये हमारे बॉडी में, पूरे बॉडी में, जैसे डाइजेशन, खाने, आपने खाना खाया तो डाइजेशन एक्टिविटी को मेंटेन करेगा, लाइक मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड मेनी अदर एक्टिविटी हमारे बॉडी के अंदर होते रहते हैं। इवन अगर आप किसी एनिमल को भी अगर आप कंसीडर करो, जो छोटे मोटे जानवर होते हैं, उनके बॉडी में कभी कोई टॉक्सिक पॉइजन भी चला गया, तो यही एंजाइम्स वगैरह जाकर, यही चीजें जाकर जो है क्या करते हैं, उनको ब्रेक डाउन करके खत्म करने का काम करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। तो ये क्या बना रहा है आपका, एंजाइम बना रहा है। तो फिर लिपिड का क्या काम है? देखो, लिपिड एक तो काम तो समझ में आ गया, एक मेजर काम की है सेल मेम्ब्रेन वगैरह बनाना, नया सेल फॉर्मेशन करने में ब्रिक्स की तरह काम करना, ये सारी चीजें क्लियर है। इन्हीं का इस्तेमाल करके एक और इंपॉर्टेंट काम होता है जिसको बोलते हैं हार्मोन्स। सी, हमारा एंजाइम जो है एक तरह से कैटलिस्ट होता है, मतलब किसी तरीके का रिएक्शन करना, ब्रेक डाउन करना, ऑल दीज थिंग्स कंसीडर अंडर कैटलिस्ट। वहीं हार्मोन्स जो है रेगुलेटर होता है, रेगुलेट करता है हमारे बॉडी को, है ना, हमारे बॉडी को रेगुलेट करता है। तो ये हार्मोन्स कैसे बनता है? ये प्रोटीन से भी बनता है, प्रोटीन भी हार्मोन्स को बनाता है, लिपिड्स भी बनाता है, लिपिड्स भी बनाता है, और अमीनो एसिड भी बनाता है। तो हार्मोन्स कई तरीके के होते हैं, अमीनो एसिड, प्रोटीन भी हार्मोन्स को बना रहा है, लिपिड्स भी बना रहा है, और ये हार्मोन्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अलग अलग तरीके के ग्रोथ हार्मोन्स है, वो मदद करता है। इसके अलावा स्टेरॉइड हार्मोन्स है, वो मदद करता है। कहीं ना कहीं ये हमारे बॉडी को रेगुलेट करने का काम करता है। जैसे आपका इमोशन है, ये सारी चीजें हार्मोन से ही मैनेज होता है। ये क्लियर है? और सारा कुछ कहां से रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही क्या कर रहा है, रिक्वायर्ड, ये क्या करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है। क्या कर रहा है? ट्रांसफर करने का काम करता है। किस चीज को? प्रोटीन और लिपिड्स को, लिपिड्स को, प्रोटीन एंड लिपिड्स को रिक्वायर्ड प्लेसेस पे। क्लियर हुआ यहां तक? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब समझ में आया? ये चीज याद रहेगा अच्छे से। इसी के पास में एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं गोल्गी एपरेटस। ठीक है, इसको मिटाते हैं और गोल्गी एपरेटस के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गोल्गी, गोल्गी कैमिलियो, इटली के साइंटिस्ट। वो बेसिकली नर्वस सिस्टम पे वर्क कर रहे थे, नर्वस सिस्टम पे वर्क कर रहे थे। तो उन्होंने नर्वस सिस्टम का जो भी स्ट्रक्चर वगैरह था उसको भी एक्सप्लेन किया था, और इसके कारण उनको 1906 में नोबेल प्राइज भी मिला था। ये सारा बातें आप बुक में पढ़ लेना,
हिस्ट्री की बातें। खैर हार्मोन्स हमने समझ लिया, ठीक है, अमीनो एसिड हमने समझ लिया, प्रोटीन की बातें समझ लिया, अमीनो एसिड। अच्छा ये अमीनो, एक सेकेंड, अमीनो का मतलब होता है अमोनिया, ठीक है, तो ये NH ग्रुप देखने को मिलेगा, सिर्फ नाइट्रोजन को मत कंसीडर करना। ओके, वेरी गुड। तो गोल्गी ने क्या किया कि उन्होंने जब ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि इन्हीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में कुछ, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, तो गोल्गी ने ये चीज ऑब्जर्व किया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में कुछ फ्लैटन सैक्स से बने हुए हैं, ठीक है, कुछ तो इससे अटैच भी है, फ्लैटन सैक्स, ठीक है, इस तरह से कुछ सैक्स मतलब वही एक तरह से आप कह सकते हो बॉक्स, बैग। तो ये कैसा था, फ्लैटेंड, मतलब चिपटे हुए बॉक्स की तरह, कंटेनर की तरह, फ्लैटेंड कंटेनर्स। खास बात क्या था इसका, खास बात ये था कि ये सारे के सारे पैरेलली अरेंज थे, पैरेलली अरेंज थे, और ये जो है आल्सो कनेक्टेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सम ऑफ द पोर्शन इसके क्या थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी अटैच थे। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे रहा है वो ये लेगा। अच्छा ये बॉक्स की तरह था तो इसको एक नाम भी दिया गया, इसको बोला गया सिस्टर्न्स। क्या बोला गया, सिस्टर्न्स। सिस्टर्न का मतलब होता है, सिस्टा का मतलब होता है बॉक्स, अगेन लैटिन या ग्रीक कुछ भी होगा। इसको, इस पूरे अरेंजमेंट का नाम दिया गया गोल्गी, वही साइंटिस्ट के नाम पे, गोल्गी अपैरेटस। अपैरेटस का मतलब इंस्ट्रूमेंट, गोल्गी अपैरेटस। अब सिंपल सी बात है, क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड है तो फिर क्या होगा, ये जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस करेगा, टेक प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, यही तो प्रोड्यूस कर रहा था ना, फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये करता क्या था, इनको लेके इनकी पैकेजिंग करता था, इनको पैकेज करता था, पैकेजिंग, थोड़ी बहुत कभी कभी मॉडिफाइंग जरूरत पड़ा, कुछ अगर उसमें थोड़ा बहुत अरेंजमेंट करना हो, थोड़ा सा चेंजिंग करना हो, मॉडिफाई भी करता था और थोड़ा स्टोर भी करता था। अच्छा पैकेजिंग कैसे करता था, पैकेजिंग करने का मतलब ये है कि उसको एक मेम्ब्रेन से कवर करता था, कवर्ड विद अ मेम्ब्रेन, एक छोटी सी, एक हल्की सी झिल्ली से वो उसको कवर कर देता था। एंड डिस्पैच, भेज देना, डिस्पैच टू दी टारगेटेड रीजन, जहां पे भी इनकी जरूरत है, प्रोटीन की जहां पे जरूरत है वहां पे भेज देना, ठीक है। तो ये इसी में कोई एंजाइम भी हो सकता है, कोई हार्मोन्स भी हो सकता है, क्लियर है बात, इनको वहां पे भेज देना। और सिर्फ इतना ही नहीं, गोल्गी अपैरेटस जो है कभी कभी लाइसोसोम भी बनाने का काम करता है। गोल्गी अपैरेटस आल्सो हेल्प इन दी फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। तो अगला हमारा जो टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे लाइसोसोम। इसको मैं मिटाता हूं, फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो ऐसे ही पैकेजिंग में
कोई एक पैकेजिंग में, पैकेजिंग का मतलब मेम्ब्रेन से कोई कवर्ड है, ठीक है, मेम्ब्रेन से कुछ कवर्ड है, और इसके अंदर फील्ड क्या है, इसके अंदर फील्ड है एंजाइम, इसके अंदर फील्ड है डाइजेस्टिव एंजाइम, एंजाइम्स, दैट इज कैसा, डाइजेस्टिव, स्ट्रॉन्ग कह लो, स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम। ये है क्या, दिस इज आवर लाइसोसोम। तो सबसे पहले इसके रूट मीनिंग को समझते हैं, इसके पहले रूट मीनिंग को समझते हैं। लाइसो का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय, लाइसो का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, सोम का मतलब बॉडी, बॉडी, डिस्ट्रॉय कह लो, डिसॉल्व कह लो, व्हाटएवर यू वांट टू से, वो बॉडी, वो स्ट्रक्चर, बॉडी कह लो, स्ट्रक्चर कह लो, वो स्ट्रक्चर जो डिस्ट्रॉय कर सके। सी, एक तो हमें इसका रूट मीनिंग समझ में आ गया। अब देखो इससे कितनी बातें, इंफॉर्मेशन निकलती इन सब बातों से। ये क्योंकि एक एंजाइम है तो इसके अंदर कहां से आइटम आएगा, एंजाइम्स फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही आपका प्रोटीन बनाता है, और जितने भी एंजाइम्स हैं सब प्रोटीन के बने रहते हैं। यहां से क्लियर हुआ। करता क्या है, ये सेल को क्लीन करने का काम करता है, सेल की सफाई करता है, सेल को क्लीन करने का काम करता है। कैसे, वेस्ट जो भी रहेगा उसको डिस्पोज कर देगा, डिस्पोजल। अगर इसने कोई भी ऐसा फॉरेन आइटम देख लिया, मतलब फॉरेन का मतलब फॉरेन आइटम्स या फूड जो सेल को हार्म कर रहा है, ये तुरंत आके इसको क्या करेगा, डिसॉल्व कर देगा। ये डाइजेस्ट, मतलब कहीं से भी अगर सेल के लिए हार्मफुल होगा तो ये आके उसको क्या करेगा, कंज्यूम कर देगा। खास बात ये है कि जब ये डिस्ट्रॉय करता है फॉरेन आइटम्स को, ठीक है, जो भी फॉरेन इंग्रेडिएंट्स है उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो ये आल्सो डिट्रियोरेट यानी कि बर्बाद करना, डिट्रियोरेट सेल स्ट्रक्चर, सेल को भी ये क्या करता है, बर्बाद करता रहता है। तो कभी कभी क्या करता है, समटाइम इस सबको जो इसके लिए हानिकारक है उसको डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में समटाइम इट डिस्ट्रॉय सेल, इसीलिए पूरे सेल को डिस्ट्रॉय, इसीलिए इसको बोला जाता है, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज सुसाइड बैग। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सेल का ये सुसाइड बैग है। कभी कभार क्या हुआ, खुद ही बस्ट कर दिया, पूरे सेल को खा गया। तो हम लोगों ने कितनी चीजें डिस्कस कर लिया, 1 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 2 गोल्गी एपरेटस एंड 3 लाइसोसोम। ये सब के सब सेल के अंदर है, ठीक है। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूज करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं, कंसेप्ट नहीं मतलब एक ऑर्गेनल को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसको मिटाते हैं, ठीक। सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग जो है माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया बना देते हैं। अच्छा ये चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही रहेगा, लाइसोसोम एक ही नहीं, भरे पड़े रहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया भी कई सारे रहेंगे, है ना। तो ये चीज ऐसा एक ही मत मान लेना। चलो एक हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया मानते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। अब आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि इसका नाम ऐसा क्यों है। ठीक है, सो पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया, इसका मीनिंग वर्ड्स पे जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कई बार डिस्कस भी कर लिए हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया
कॉन्ड्रिया। नाउ माइटो मीन्स थ्रेड, धागे की तरह। अब धागे की तरह दिख रहा है, कुछ धागे की तरह इनसाइड से दिख रहा है। और कॉन्ड्रिया मीन्स ग्रेन, एक छोटा सा ग्रेन उसमें धागे जैसा दिख रहा है, ठीक है, इसलिए इसका नाम रखा गया माइटोकॉन्ड्रिया। पहला चीज बात करें इसका, तो इसके दो लेयर हैं, टू लेयर ऑफ मेम्ब्रेन के मतलब टू मेम्ब्रेन लेयर, क्या लिखे इसको, टू मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन है इसमें, एक हो गया आउटर और एक हो गया इनर। तो ये हमारा हो गया आउटर और ये वाला पोर्शन हो गया इनर, ठीक है, इनर। गुड। आउटर्स में पोर्स बने रहते हैं, पोर्स, ताकि चीजें आ जा सके। इनर हेल्प करता है सरफेस एरिया इंक्रीज करने में। नाउ क्यों करते हैं? सरफेस एरिया इंक्रीज करने में, ताकि ज्यादा रिएक्शन हो सके, टू इंक्रीज रिएक्शन, या ऐसे कह लो टू गेन मोर पॉसिबल रिएक्शन, टू गेन मोर पॉसिबल रिएक्शन, जिससे क्या करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगा। एनर्जी प्रोड्यूस होता कैसे? इसमें होता है, इसको बोलते हैं एटीपी, एनर्जी करेंसी, एटीपी, इसको बोल लो एनर्जी करेंसी। अब आप बोलोगे कि सर जी ये एनर्जी करेंसी कैसे है? तो पहले इसको समझो आप। ये होता है एडिनोसाइन फॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। एडिनोसाइन बेसिकली एडिनाइन प्लस राइबोज यानी शुगर, और प्लस इसके साथ अटैच रहता है फॉस्फोरस ग्रुप, ये ठीक है। अब जब भी ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, या जब भी ये रिएक्ट करेगा, तो इसका एक फॉस्फोरस, तीन फॉस्फोरस है इसमें, एक फॉस्फोरस ब्रेक हो जाएगा। जब भी ये रिएक्शन करेगा तो एक फॉस्फोरस ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक वन फॉस्फोरस। तो जब भी कोई, याद रखना, बाय डिफॉल्ट याद रख लो कि जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो वो बॉन्ड जो एनर्जी कंज्यूम करेगा तभी बनेगा। बॉन्ड टूटा, एनर्जी रिलीज हुआ। गेटिंग माय पॉइंट? कैसे एनर्जी दे रहा है ये पूरे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। दैट इज द रीजन इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। ये सेल का क्या है? पावर हाउस है। तो जो हमारे रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हो कि ये वैसे ही कितना छोटा है। अब हमारे साइंटिस्ट इसमें भी आगे बढ़ रहे हैं। कैसे? अब हमें यह भी पता चला है कि इसका खुद का अपना डीएनए होता है। सोच के देखो, एक स्ट्रेंज बात आप समझो, इट हैज इट्स ओन डीएनए। और जब इसका ओन डीएनए, तो अपना खुद का प्रोटीन फॉर्म कर सकता है, ओन प्रोटीन फॉर्मेशन। आप समझो। और ब्यूटी देखो, प्रेजेंट टाइम में जो नए रिसर्च से पता चला है, इसके अंदर जो डीएनए है वो सिर्फ और सिर्फ वुमेन से ही आता है, वुमेन के साइड से, एक मां साइड से ही आता है। वी कॉल इट पावर हाउस।
इसमें माँ के अलावा ये एक कह सकते हो कि अभी बड़ा रिसर्च है कि क्यों माँ की ही साइड से इसमें जो डीएनए है वो माँ के साइड से ही आता है। थ्री पेरेंट बेबी के कंसेप्ट को कभी आप पढ़ो, न्यूज में मिलेगा। तो पूरे सेल बनाता है ऑर्गन, ऑर्गन बनाता है ऑर्गेनिज्म। सेल को एनर्जी देने का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रोटीन से एनर्जी बनाता है वो मिलता है डीएनए से। डीएनए से वुमेन से आता है। सो इट्स नॉट रॉन्ग अगर साइंटिफिकली हम एक वुमेन को शक्ति कह रहे हैं, पावर कह रहे हैं, तो दादा कोई गलत है? दैट्स द ब्यूटी ऑफ साइंस। सो जो हम लोग थियरी में पढ़ते आ रहे हैं ना, जो हम लोग अभी तक फेथ पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि शक्ति है, दैट हियर जस्टिफाइड। क्लियर है? तो ये वाली चीजें आपके उसमें नहीं है, बट हाँ जितनी चीजें है ये आपके समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हम लोगों ने ऑर्गेनेल्स के 4 डिस्कस किए, जो 1-2 चीजें और होगा, और कुछ और भी जो छोटी मोटी बातें रहेंगी उनको भी डिस्कस करेंगे, और इस चैप्टर को कल ओवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।